ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं अपने प्रॉब्लम के। उसमें हमने अब प्रिपेयर एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30th, जून 30 को जो क्वार्टर एंड हो गया उसका क्वार्टर की। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं आप लोगों को मंथ की इनकम स्टेटमेंट भी बनाने की मतलब बताऊंगा और फिर क्वार्टरली किस तरीके से टोटल होगी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग एक स्टेप ऐड करके इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या मंथली इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे और फिर हम लोग उसकी क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आपके साथ जो है वो सोल्यूशन वाली शीट दोबारा से शेयर करता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने उसी तरीके से इसका एक आप समझ लें कि बना लिया है फॉर्मेट, जिसमें मैंने कंपनी का नाम, फिर बजटेड इनकम स्टेटमेंट और पीरियड उसका लिख लिया, और मैंने उसी तरीके से 3 महीने जो हैं वो बना लिए हैं और फिर उसके बाद एंड में क्वार्टर है। तो हम उसने हमें सिर्फ क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पूछा है, लेकिन हम लोग एडिशनली क्या कर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून की भी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ओके, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें सेल्स रेवेन्यू चाहिए। सेल्स रेवेन्यू नॉर्मली हमारे पास सेल्स बजट से आता है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे सेल्स बजट नहीं बनाया और हमें उसने जो रेवेन्यूज हैं वो बेसिक डाटा में हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा, बेसिक डाटा में से इसका लिंक जो है वो यहाँ पे दे दूंगा इक्वल के साइन के साथ। जो भी अप्रैल की सेल्स होंगी, यहाँ पे मुझे अप्रैल में जून जुलाई की सेल्स दी गई हैं, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा तो अप्रैल की सेल्स में रेफर कर दी है मैंने इस शीट के अंदर। फिर मैं इसको जो है वो अगले वाले सेल्स में कॉपी कर दूंगा, तो इस तरीके से अप्रैल, मई और जून की भी सेल्स आ जाएंगी, और टोटल वाले कॉलम को जब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो ये टोटल का कॉलम आ जाएगा। अब हमने इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तो तरीका ये है कि मैं इसी के अंदर ही इसकी कैलकुलेशन कर लूं, लेकिन मैं इन्हें क्या किया है कि इसको नीचे अलहदा से इसकी कैलकुलेशन करने शो की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मैंने इसका समझ ले कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट बना लिया है, नीचे जो मैं आपको नजर आ रहा है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले है जी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में दी गई थी वहां से भी हम हासिल कर सकते हैं, और अदरवाइज आसान तरीका ये है कि जब हम लोगों ने अपनी जो परचेजेस की थी उसके अंदर हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर दी थी। यहाँ पे जब हमने ये लिखा था ना, लेस बिगिनिंग इन्वेंट्री 36,000, 43,200, 54,000 और ये 36,000, तो हम यहाँ से ये वाली फिगर जो है वहां पे रेफर कर देते हैं और उससे हमारे पास जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इज इक्वल टू हम परचेजेस एंड पेमेंट्स वाले फॉर्म में चले जाते हैं, वहां पे हमने इस स्केड्यूल से ओपनिंग इन्वेंट्री जो लेस बिगिनिंग इन्वेंट्री थी उसको हमने रेफर कर दिया, और जब हम लोगों ने इसको आगे जो है वो कॉपी किया तो हमारे पास हर जगह के ऊपर बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई। और आखिरी वाले कॉलम में जब इन्वेंट्रीज को लिखते हैं तो बिगिनिंग इन्वेंट्री आखिरी वाले क्वार्टर के कॉलम में बिगिनिंग की सूरत में पहले महीने की और एंडिंग की सूरत में आखिरी मंथ की जो है वो आपने रेफर करनी है, आखिरी महीने की आपने शो करनी है। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे करनी है परचेजेस। तो परचेजेस के भी हम लोगों ने परचेज बजट बनाया था, परचेजेस एंड पेमेंट्स का। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेफर कर देते हैं परचेजेस एंड पेमेंट्स के बजट के ऊपर, हम इक्वल टू का साइन दबाते हैं, हम लोग परचेजेस एंड पेमेंट्स के वो वाले बजट पे चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड परचेजेस कैलकुलेट की हैं, या हमने इस वाले सेल का रेफर कर दिया तो ये परचेजेस आ गई यहाँ पे, हमने इसी को ही कॉपी कर दिया, तो इसके तरीके से ये तीनों सेल्स के अंदर जो है वो सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया, और वो इंफॉर्मेशन हम परचेजेस एंड पेमेंट्स के स्केड्यूल से हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इस कॉलम को हम लोगों ने क्या करना है, जब हम टोटल करेंगे तीनों महीने की परचेजेस को तो हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी। अब हम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करते हैं, तो हमने इन दोनों अमाउंट्स को जब प्लस किया तो ये अवेलेबल फॉर सेल आ गई, और जब हम लोगों ने टोटल सारे वाली फिगर्स के ऊपर यही सेम फॉर्मूला प्लस का सम का लगाया तो हमारे पास टोटल मंथली अवेलेबल फॉर सेल आ गई और फिर क्वार्टरली अवेलेबल फॉर सेल आ गई। और फिर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास जो है वो हमारे परचेजेस एंड पेमेंट्स के ही फॉर्म के अंदर दी गई हैं। जैसे ये देखिए ऐड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्रीज, तो ये वाली जो एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे रेफर कर देंगे। तो मैंने इसका रेफरेंस उधर दे दिया,
तो मैंने इस इक्वल टू का साइन दबा के उस सेल को रेफर कर दिया है यहाँ पे, और फिर मैंने इसको जो है वो आगे फर्दर भी कॉपी कर दिया, और आखिरी वाले कॉलम में जो क्वार्टर वाला कॉलम होगा इस इक्वल टू लिख के मैं, चूंकि ये एंडिंग इन्वेंट्री है तो आखिरी वाले महीने की मैंने यहाँ पे क्या करनी है, रेफर करनी है, या वही वाली अमाउंट यहाँ पे भी लिखनी है जो कि आखिरी महीने में थी। अब जब मैंने इसको इसमें से इसे माइनस किया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसको किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो मैंने इनका माइनस का फॉर्मूला लगा के इसकी कैलकुलेशन कर ली, और इसी लिहाज से मेरे तमाम महीनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई और क्वार्टर की भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब ये वाली जो फिगर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, ये मैं रेफर कर दूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट में जहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है, तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, और ये वाली जो अभी मैंने फिगर कैलकुलेट की है 45,000 की, ये मैं उधर रेफर कर दूंगा, और यही वाले फॉर्मूला को जब मैं अगले वाले सेल्स में कॉपी करूंगा तो ये मेरे पास सारी जगहों पे आ जाएगी, और सम के कॉलम में मैं इन तीनों का सम कर लूंगा। तो जैसे सेल्स मैंने टोटल सेल्स थी, इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी इन तीनों को सम करके। तो इस लिहाज से मैं इनकी क्या कर सकता हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आ जाता है जी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम बराबर होती है इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया जी ग्रॉस इनकम, और यही वाला फॉर्मूला जब मैंने अगले वाले कॉलम्स में भी कॉपी किया तो मेरे पास अप्रैल की, मई की, जून की और फिर टोटल क्वार्टरली जो है वो ग्रॉस इनकम आ गई। मैंने 60,000 में से 45,000 को माइनस किया तो 15,000, 72,000 में से 54,000 को माइनस किया तो 18,000, 90,000 में से 67,500 को माइनस किया तो 22,500, और इसी लिहाज से 2,22,000 में से 1,65,500 को माइनस किया तो दैट इज 55,500। ये मेरी ग्रॉस इनकम आ गई। अब इसमें से मैंने माइनस करना है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में मैंने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे भी मैं पूरी कैलकुलेशन शो कर सकता था, लेकिन मैंने उसको भी प्रोफेशनल वे से करने की कोशिश की है। मैंने नीचे एक अलग से स्केड्यूल बनाया है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के बजट का, और मैंने ये वाला सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के बजट को यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसमें से सेल्स कमीशन है। अच्छा, यही वाली कैलकुलेशन सेम मैंने क्या की हुई है, कैश बजट में भी की हुई है। यहाँ पे आप जरा गौर करें कि ये कैश बजट में वही कुछ लिखा है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज कम है, डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं इसके नीचे भी डेप्रीसिएशन का एक अलग से कॉलम डाल के और इसको टोटल करके वहां पे ले जा सकता हूं, ये भी ठीक है। अदरवाइज मैंने इसको क्या किया है, यहां से कॉपी किया है और इनकम स्टेटमेंट के नीचे इसको शो कर दिया है, और वही वाली फिगर जो है वो उसी तरीके से लिखी हुई है। जैसे कमीशन 12% है तो 12% जो है वो सेल्स का होता है, तो इस इक्वल टू का साइन दबा के मैं बेसिक डाटा पे चला जाता हूं, अप्रैल की सेल्स मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको जो है वो ये मेरे पास जो है वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस सॉरी कमीशन की मैंने परसेंटेज दी है 12%, और इस सेल को मैं क्या कर दूंगा, F4 दबा के फिक्स कर दूंगा। तो इस लिहाज से ये मेरे पास जो है वो 72,000 आ जाएगा, और इसी को मैं सेम अगले वाले कॉलम्स में कॉपी कर दूंगा फॉर्मूला को, तो ये सेम सारे मंथ्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। और जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो टोटल क्वार्टर की जो है वो कमीशन ऑन सेल्स आ जाएगी। इस तरीके से मैंने रेंट जो है वो 2500 हर महीने में है, तो मैंने कहा इज इक्वल टू, मैं रेंट के ऊपर चला जाता हूं तो ये मेरे पास रेंट की फिगर है। अब चूंकि ये मैंने सेम सेल को रिपीट करना है तो इसलिए मैं F4 दबा के इसको भी फिक्स कर दूंगा, और सेम अगले वाले सेल्स के अंदर इनको रिपीट कर दूंगा, और टोटल के कॉलम में इन सब का सम कर लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर अदर एक्सपेंसेस है 6%, तो जस्ट लाइक जैसे मैंने कमीशन की कैलकुलेशन की है सेल्स का 12%, इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेल्स का 6% ले लूंगा, तो ये भी मैं इसी तरीके से इसकी टोटल कैलकुलेशंस कर लूंगा। अब एक और था डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास कैश के बजट के अंदर नहीं दी हुई, लेकिन मेरे पास जो बेसिक डाटा है उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं बेसिक डाटा से इज इक्वल टू बेसिक डाटा पे जाके यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन इंक्लूसिव ऑफ न्यू इक्विपमेंट है ये वाली फिगर को रेफर कर दूंगा, और इस फिगर को मैं चूंकि बार बार रिपीट करना चाह रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको F4 दबा दिया और मैंने इसको आगे इसी तरीके से कर दिया। और जब मैं इसको कॉपी करूंगा अगले वाले कॉलम्स में
तो सेम फिगर जो है वो वहां पे भी कॉपी हो जाएगी। और जब मैं इन तीनों का सम करूंगा तीनों मंथ्स का, तो ये मेरे पास जो वो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी पूरे क्वार्टर की। तो जब मैंने इन टोटल को एक्सपेंसेस किया तो ये मेरे पास टोटल मंथली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और सेम सम का फॉर्मूला जब मैं सब जगह पे कॉपी करूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल हर एक महीने के टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इसी तरीके से क्वार्टरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये वाले एक्सपेंसेस जो है वो मैं रेफर कर दूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो जो मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाई है तो इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और इसका जो टोटल आया होगा ये मैं वहां पे क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, रेफर कर दूंगा। और इसी लिहाज से मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूला को सब जगहों पे कॉपी कर दूंगा और यही वाला जो सम जो है वो इन तीनों को जो है मंथ्स का सम जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जब हम लोग अब हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, जब हम लोग ग्रॉस इनकम में से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा लेता हूं, इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये मैंने ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। और सेम फॉर्मूला को मैं जब सारी जगहों पे कॉपी कर दूंगा तो हर महीने की ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी और इसी तरीके से क्वार्टरली भी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब हम इसके बाद हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और उसको जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से अलहदा करके लेस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो हमने ये कहा कैश बजट से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना बारो किया था, कितना लोन लिया था अप्रैल के महीने में। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने 3000 का लोन जो है वो लिया था अप्रैल के महीने में। इसका मतलब है जब हमारा अप्रैल का मंथ खत्म होगा तो हमें 3000 के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट पड़ जाएगा, जो कि हम लोग जो है वो पेएबल होगा हमारा। अभी पे हम क्वार्टर के एंड पे ही जाके करेंगे, लेकिन हम एक्सपेंस मंथली रिकॉग्नाइज करेंगे। जो ये बेसिकली क्या होता है कि वो जो आप लोग आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अक्रूवल्स और डेफरल्स का, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा एक्सपेंस तो उसी महीने का है, लेकिन पे हमने बाद में जाके करना है, लेकिन हम उसको एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो इसलिए ये अक्रूड एक्सपेंस है। तो ये 3000 का हमारा लोन था, इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शो करने लगा हूं। आप क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन दबाते हैं, आप कैश बजट पे चले जाएं। ये वाली जो अमाउंट आपने 3000 की जो टोटल लोन पेएबल था दैट इज 3000, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसका जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट था तो सिंपल इंटरेस्ट 1% था। अब चूंकि आपने ये वाली फिगर को सेम रखना है, वो वाली फिगर जो है वो आगे मूव कर जाएगी। तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे और F4 का साइन दबा देंगे, उससे वो वाला जो है वो जो हो जाएगा। अब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक महीने का क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं, तो ये एक महीने का है। तो मैंने क्या किया, कैश बजट में से जो भी मेरी लोन की फिगर थी उसको लिया, मल्टीप्लाई बाय बेसिक डाटा में से मैंने जो लोन की इंटरेस्ट की परसेंटेज थी उसको लिया और मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ जो था वो उसको 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये 30 की जो फिगर है ये मेरी लोन पेएबल की फिगर है, ये मेरा एक्सपेंस है। मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस भी डालूंगा और फिर अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको जो है वो एज अ लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल भी लिखूंगा। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जब हमने दूसरे क्वार्टर में आए तो उसका हम लोगों ने किस तरीके से, सॉरी दूसरे मंथ में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसी सेम फॉर्मूला को मैं क्या कर दूंगा, अगले वाले में भी रिपीट कर दूंगा। तो अब आप जरा गौर करें कि इसने 100 की कैलकुलेशन कर ली है। ये कैसे कर ली है कि इसने कैश बजट के, अब हमने देखा कि जब हम लोगों ने सेकंड मंथ किया था तो उसमें हमने कहा कि फिर इसमें भी हमारे पास कैश शॉर्ट हो गया था, इसलिए हमें फिर 7000 का लोन यहाँ पे लेना पड़ा। 3000 का लोन पिछले महीने का था, 7000 का लोन इधर आ गया, टोटल लोन आ गया 10,000 का। तो 10,000 का जब हम लोग 1% लेंगे और 1 मंथ के लिए लेंगे तो हमारे पास 100 की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने 100 की अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने इसका सिंपली क्या किया है, फॉर्मूला को आगे कॉपी किया है। अदरवाइज अगर आप इसको
टोटली फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं। इज इक्वल टू का साइन दबाएं, कैश बजट पे चले जाएं, इस महीने के एंड के ऊपर टोटल आपके पास लोन पेएबल था 10,000 का, मल्टीप्लाई करें इसको इसके परसेंटेज के साथ, तो मैंने यहाँ पे ये सिंपल परसेंटेज है 1%, और चूंकि एक महीने की कैलकुलेशन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो टाइम्स में मैं टी की सूरत में या टाइम की सूरत में 1 कर दूंगा, तो ये मेरे पास 100 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे महीने में जब आप जाते हो तो इज इक्वल टू देखें, तीसरे महीने के एंड के ऊपर भी आपका 10,000 रुपया पे करने वाला था, लेकिन आपने अब इसको पे कर दिया है, वो हम एंड पे जाके एडजस्ट करेंगे। चूंकि हमने इंटरेस्ट तो इस महीने में डालना है कि कितना इंटरेस्ट हमारा इस महीने में आया था, तो हम लोगों ने क्या किया, 10,000 को मल्टीप्लाई किया हमारी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ और मल्टीप्लाई किया टाइम 1 मंथ के साथ, तो हमारे पास जो है वो 100 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास हर महीने का इंटरेस्ट आ गया। जब हमने इसको टोटल किया तो ये हमारे पास जो है वो टोटल क्वार्टर का इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट के एक्सपेंस को माइनस किया तो हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाएगी। तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये नेट इनकम आ जाएगी, जिसका मतलब है पहले महीने अप्रैल में कंपनी ने 770 की नेट इनकम कमाई है। और यही सेम फॉर्मूला जब आप सारी जगहों पे कॉपी कर देंगे तो इसी तरीके से उसने जो मई में इनकम कमाई है वो है 1540, जून में जो उनकी इनकम है वो है 2800, और जो क्वार्टर में उनकी टोटल इनकम बनती है वो है 5110। क्वेश्चन में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ यही बनाने के लिए कहा गया है, एंड वाला क्वार्टर, जिसमें हम टोटल सेल्स लिखेंगे, टोटल जो है वो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, ग्रॉस इनकम निकालेंगे, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, और ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, और उसमें से हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ये बेसिकली आप समझ ले कि ये वाली वर्किंग नीचे करना पड़ेगी आपको ये वाला सारा काम करने के लिए, क्योंकि आपने तीनों महीनों की जो टोटल सेल्स है उसको भी निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना है। तो इसलिए हम लोगों ने हर एक महीने का भी इनकम स्टेटमेंट बना ली है और क्वार्टर की भी इनकम स्टेटमेंट बना ली है, और ये उसके जो है वो सपोर्टिंग स्केड्यूल्स बन गए हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का स्केड्यूल बन गया है और बजटेड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का स्केड्यूल बन गया है। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर आवर इनकम स्टेटमेंट। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, एक ट्रेडिंग कंसर्न्स की हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। The next requirement of the question is, मैं हम लोग जो है वो अपनी क्वेश्चन शीट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑफ जून 30th जून को हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हमें सवाल में तो सिर्फ उसने क्वार्टरली बैलेंस शीट मांगी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन्हें हमने इनकम स्टेटमेंट को किया था, हम लोग हर महीने के ऊपर भी बैलेंस शीट बनाते हैं और देखते हैं कि मंथली बैलेंस शीट कैसे बनती है और फिर टोटल क्वार्टरली बैलेंस शीट किस तरीके से होती है। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन पे दोबारा से चलते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे उसी डेटा को यूज करके। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लिया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम है, दैट इज शेलो कंपनी, बजटेड बैलेंस शीट, और एज ऑन जून 30th, ये जून 30th की डेट को बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। या आप इस तरह से कह लें कि क्वार्टर के एंड के ऊपर, या एज ऑन मंथली एंड भी है और क्वार्टरली एंड भी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। ओके, अब हमने यहाँ पे लिखा अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और टोटल क्वार्टर है, और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले क्या है, एसेट्स की फिगर है। अब एसेट्स में हमारे पास पहले करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, टोटल करंट एसेट्स हैं, और फिर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है। अब हम कैश का बैलेंस कहां से लेके आएंगे? तो बेटे अभी हम लोगों ने जब कैश बजट बनाया था इसी क्वेश्चन का, तो हम लोग वहां से ये वाली फिगर जो है वो लेके आएंगे। तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, कैश बजट पे चला जाऊंगा, और कैश बजट के ऊपर यहाँ पे मैंने एंडिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट किया था, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4350, 4350। तो मैं इस वाले सेल को वहां पे रेफर कर दूंगा। तो जब मैं ये यहाँ पे रेफर करूंगा और सेम सेल्स को आगे भी कॉपी कर दूंगा, क्योंकि मैंने हर एक जगह के ऊपर उसके अगले वाले मंथ्स का भी जो है वो क्या करना है, शो करना है।
और जब मैं बैलेंस शीट के एंड वाले क्वार्टर के कॉलम में जाऊंगा तो यहाँ पे चूंकि ये कैश बैलेंस है तो ये एंडिंग बैलेंस है, तो एंडिंग क्वार्टर का यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर जून के क्वार्टर का, ये जून के मंथ का एंडिंग करूंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं 30th जून को, तो ये मेरा क्वार्टर जो खत्म हो रहा है ये हो रहा है 30th जून को, तो मैं जून वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे रेफर कर दूंगा जब मैं यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो याद रखिए जब भी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँगा तो आप देखना कि जून वाली तमाम फिगर जो है वो इस बैलेंस शीट की क्वार्टरली बैलेंस शीट में क्या हो रही होंगी, रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि जून भी 30th जून को खत्म हो रहा है और क्वार्टर भी 30th जून को खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एंड ऑफ जून की जब बात करते हैं तो हमारा ये जून और क्वार्टर के जो दोनों कॉलम हैं ये वाले, ये दोनों आप देखिएगा कि सेम नजर आ रहे होंगे, दोनों में हर एक फिगर सेम होगी। तो इसलिए मैं मंथली किस तरीके से आप काम करेंगे और क्वार्टरली आप कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं, वो आप लोग जो है वो अच्छे से समझ लें। ओके जी, फिर उसके बाद आ जाती है बात अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल अब मुझे मिलेंगे सेल्स एंड कलेक्शन के स्केड्यूल से। तो मैं यहाँ पे मैंने एंड क्वार्टर के कैलकुलेट किए थे, मैं हर महीने के अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट कर लेता हूं। अब अकाउंट रिसीवेबल की मेरी पॉलिसी क्या है कि कंपनी की 40% क्रेडिट सेल्स हैं और वही क्रेडिट सेल जो है वो उसको अगले महीने में क्या होंगी, वो अगले महीने में जाके मिलेंगी। तो जो अप्रैल की 40% सेल्स हैं उसका मई में मिलना है, तो इसलिए वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे अप्रैल के। तो मैं यहाँ पे अप्रैल की सेल्स का 40% ले लूंगा, तो इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, बेसिक डाटा पे चला जाऊंगा, यहाँ पे अप्रैल की सेल्स है मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 40% से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस सेल को F4 दबा के फिक्स कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो अप्रैल के एंड के ऊपर जो भी अकाउंट रिसीवेबल होंगे वो आ जाएंगे। अब यही वाले अप्रैल मई में मिलेंगे, तो देखिए यही 24,000 यहाँ पे भी शो हो रहा है। और जब मैं इस फॉर्मूला को आगे कॉपी करूंगा तो इसी तरीके से सेम अगले वाले सेल्स में भी ये वाले चाहे फॉर्मूला लग जाएगा। तो जरा देखिए गौर करें कि इस महीने के एंड के ऊपर जो अकाउंट रिसीवेबल है 28,800 वो जून में मुझे मिल जाएंगे, और जून की सेल का जो 40% था वो मुझे आगे जुलाई में मिलना है, जो कि मेरा क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस बनेगा। और यही वाला बैलेंस जो है वो मैं इस जगह के ऊपर भी रिपीट कर दूंगा। तो इसी लिहाज से मेरे पास जो है ये 36,000 का एंड ऑफ क्वार्टर भी जून और क्वार्टर का बैलेंस सेम नजर आ रहा है, यही मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इन सेल्स को मैं क्या कर दूंगा, अपनी बैलेंस शीट में रेफर कर दूंगा, इज इक्वल टू मैं करके यहाँ पे सेल्स कलेक्शन के बजट में जाके इन वाले सेल्स को वहां पे रेफर कर दूंगा। तो इस लिहाज से मेरे पास यहाँ पे भी ये वाली सारी चीजें आ जाएंगी और सेम मैं आखिरी वाली फिगर यहाँ पे रेफर कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 36,000 जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्वार्टर के एंड के ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री मुझे जो है वो परचेजेस एंड पेमेंट्स के बजट से मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने ऐड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाली जो एंडिंग इन्वेंट्री है मैं वहां पे शो कर दूंगा। तो मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूं, मैं परचेजेस एंड पेमेंट्स के बजट पे चला जाता हूं, यहाँ पे ऐड डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है, इसको मैं रेफर कर देता हूं और सेम सेल जो है ये सेम फॉर्मूला अगले वाले सेल्स में कॉपी कर देता हूं और सेम आखिरी वाले सेल्स का फॉर्मूला इधर जो है वो मैं रेफर कर देता हूं वो वाली फिगर को। तो इसलिए मेरे पास क्वार्टर की फिगर आ जाएगी। जब मैं इन तमाम को प्लस करूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे और सेम फॉर्मूला को जब मैं सारी जगहों पे कॉपी कर लूंगा तो ये मेरे पास टोटल जून के भी करंट एसेट्स आ जाएंगे, टोटल क्वार्टर के भी आ जाएंगे, मई के भी आ जाएंगे और अप्रैल के भी आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग इक्विपमेंट की। तो ये चूंकि हमें इसके लिए हमें एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो बनाया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट नेट वैल्यू। सबसे पहले मैं लिखूंगा बिगिनिंग बैलेंस। बिगिनिंग बैलेंस मुझे गिवन है मेरे पास जो है वो बेसिक डाटा में, मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, बेसिक डाटा पे चला जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस 1,20,000 गिवन है, ये मैं वहां पे रेफर कर दूंगा। फिर मैंने देखूंगा कि किस महीने में कोई मैंने नया इक्विपमेंट तो नहीं परचेज किया, तो मैंने देखा कि मुझे बेसिक डाटा में दिया गया है कि मैंने अप्रैल के अंदर 1500 का न्यू इक्विपमेंट परचेज किया है, तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और ये वाला जो न्यू इक्विपमेंट परचेज है ये वहां पे रेफर कर दूंगा। तो ये मेरे पास वो वाली फिगर यहाँ पे आ जाएगी। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास टोटल इक्विपमेंट आ जाएगा एंड ऑफ द मंथ, टोटल इक्विपमेंट एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टोटल
एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ जो है वो टोटल आ जाएगा। अब इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को लेस करना है, जो तब मेरे पास नेट बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन उसने मुझे मंथली दी हुई है बेसिक डाटा में, मैं वहां पे ये वाला सेल रेफर कर दूंगा और इस सेल को क्या कर दूंगा मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि मुझे हर जगह पे यही वाली फिगर रिपीट करना है, तो मैं इसी को ही आगे जो है वो रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। और इसका जो सम होगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे टोटल क्वार्टरली डेप्रिसिएशन कितनी आ गई ये भी लिख लिया। अब इसके बाद आप जरा गौर करें कि जब मैंने इसमें से इसे माइनस किया है तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मंथ इज इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे चूंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर हमें गिवन ही नहीं है, हमें नेट ऑफ दिया गया है, तो इसलिए हम लोग भी उसी कैलकुलेशन को उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हम नेट ऑफ के साथ करेंगे कि नेट ऑफ एसेट्स है माइनस दिस मंथ डेप्रिसिएशन है, तो नेट ऑफ एंड ऑफ द मंथ आ गए। अब ये जो इस महीने का एंडिंग बैलेंस है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इज इक्वल टू मैं कहता हूं जो नेट ऑफ एसेट्स ऑफ अप्रैल जो एंडिंग था वो मई का ओपनिंग बनेगा। इस महीने में हमने कोई भी परचेजिंग नहीं की, टोटल हमारा एंड ऑफ मंथ 1,20,000 हो गया। इस महीने की भी डेप्रिसिएशन हमारे पास 900 थी, जब हमने इसमें से इसे माइनस किया तो ये 1,19,700 आ गया। और सेम मैं सेल इसका क्या करूंगा, पिछले महीने का जो एंडिंग बैलेंस था वो अगले महीने का बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें भी कोई परचेजिंग नहीं की है, फिर हम लोग टोटल एंड ऑफ द मंथ हमारे पास इतना आ गया है एसेट, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस की है तो टोटल हमारे पास जो है वो इतनी आ गई है बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एंड वाले कॉलम में कैसे करूंगा, इज इक्वल टू दबाएंगा और पहले वाली जो फिगर है ओपनिंग की वो मैं बिगिनिंग में लिखूंगा। इन सब का जो मैं टोटल करूंगा तो ये मैं यहां पे लिख दूंगा इन टोटल इक्विपमेंट परचेजेस, पहले महीने में ही चूंकि परचेज हुई है तो टोटल परचेजेस ये आ गई। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल एंड ऑफ द मंथ। इसमें से मैंने टोटल डेप्रिसिएशन 3 महीनों की 2700 को जब माइनस किया तो मेरे पास एंड ऑफ द मंथ सॉरी एंड ऑफ द क्वार्टर जो है वो नेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ये मैं क्या करूंगा यहाँ पे शो कर दूंगा, इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं इन वाली फिगर्स को रेफर कर दूंगा। तो ये मैंने किया और फिर मैंने क्या कर दिया, इसको पूरी की पूरी जो रो थी इसमें सेम फॉर्मूला कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने आखिरी वाली फिगर को रेफर कर दिया, तो इस लिहाज से मेरे पास क्वार्टरली फिगर बन गई। और जब मैंने इन दोनों फिगर्स को करंट एसेट्स को और प्लांट एंड इक्विपमेंट को दोनों को मैंने बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट को ऐड किया तो मेरे पास टोटल एसेट्स बन गए। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल एसेट्स की फिगर आ गई। और जब मैंने यही सेम फॉर्मूला जो है वो हर एक जगह पे कॉपी किया तो मेरे पास हर महीने के टोटल एसेट्स आ गए और क्वार्टर के भी टोटल एसेट्स आ गए। तो इस लिहाज से मैं अपना जो एसेट वाली साइड है वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स पेएबल थे, जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट किए थे बिल्कुल इसी तरीके से हम अकाउंट्स पेएबल की भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पेमेंट्स फॉर परचेजेस का एक टेबल बनाया था, उसके नीचे हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एंड ऑफ मंथ जो है वो हमारे पास क्या आते हैं अकाउंट्स पेएबल। तो हमने कहा कि जो भी हम लोग परचेजेस करेंगे उसका 50% उधर ही पे कर देंगे और 50% हम अगले महीने में जाके पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसका 50% ले लेंगे, इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कंट्रोल जी, इज इक्वल टू, इधर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई बाय, मैं बेसिक डाटा में चला जाता हूं और मैं ये 50% की फिगर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये मैं रेफर कर देता हूं और इसको मैं फिक्स कर देता हूं। तो ये मैंने किया। अब इसी को ही मैं सेम रिपीट कर दूंगा हर जगह के ऊपर, तो यहां पे सारी फिगर आ जाएगी। और आखिरी वाली फिगर में पहली वाली फिगर ले लूंगा, क्योंकि सॉरी आखिरी वाली फिगर ले लूंगा क्योंकि मैंने एंडिंग बैलेंस यहाँ पे क्वार्टर में बनाना है। सो दिस इज एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेएबल, एवरी मंथ में कितना है और क्वार्टर के एंड पे कितना है। और ये दो फिगर जो है वो सेम होनी चाहिए क्योंकि 30 जून को ये भी खत्म हो रहा है और ये क्वार्टर भी 30 जून को ही खत्म हो रहा है। तो इस लिहाज से मैंने क्या किया कि जो भी मेरी सेल्स थी, जो भी मेरी सॉरी परचेजेस थी हर महीने की, उसका मैंने 50% जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो वो मेरे हर महीने के एंड के ऊपर अकाउंट्स पेएबल बन जाएंगे। इन फिगर्स को मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल में रेफर कर दूंगा
तो मेरे पास वो अकाउंट पेएबल की फिगर आ जाएगी। इज इक्वल टू मैं करके यहाँ पे करता हूँ, परचेजिंग एंड इसके टेबल पे जाता हूँ और इस फिगर को वहां पे रेफर कर देता हूं और सारी जगहों पे इसकी रेफरेंस दे दूंगा और आखिरी वाली क्वार्टर में ये वाली फिगर का रेफरेंस दे दूंगा। ओके, अब आ जाते हैं जी इंटरेस्ट पेएबल। चूंकि हमने पहले महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो पेएबल था और वो हमने पे नहीं किया था, अभी हम क्वार्टर के एंड पे जाके पे करेंगे। तो जो हमने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेशन की थी 30 की, ये हम क्या कर देंगे, इस महीने का पेएबल बना देंगे। तो हम यहां से ही क्या कर सकते हैं, इसको वहां पे रेफर कर सकते हैं। तो मैं इक्वल टू का साइन दबाऊंगा यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में इसको रेफर कर दूंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन भी जाके कर सकता हूं। तो बेहतर यह है कि आप इनकम स्टेटमेंट को ही रेफर कर दें। फिर उसके बाद मैं इसी को ही आगे रेफर कर दूंगा और दूसरे महीने में जो इनकम स्टेटमेंट में आपको 100 का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, ये भी आपका पेएबल है। लेकिन जब तीसरा महीना आएगा तो ये इंटरेस्ट भी और पिछले वाला 130 भी दोनों मिला के पे हो जाएंगे। तो अब इस एंड के महीने के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेएबल हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आप कैश बजट में जाके देखें तो यहाँ पे हमने 230 का जो इंटरेस्ट था ये पे कर दिया था। तो मीन 100 पिछले महीने का और 30 उससे पिछले महीने का, वो दोनों मिला के और 100 इस महीने का मिला के, तो टोटल 230 जो इंटरेस्ट बन रहा था वो हम लोगों ने सारे का सारा क्या कर दिया है, क्वार्टर में पे कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पेएबल की अमाउंट कोई भी यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये वाली फिगर लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बोरोइंग्स की। तो हमने कहा जी पहले महीने के एंड के ऊपर हमारी बोरोइंग्स कितनी थी, दैट वर 3000। ये फिगर कहां से आई है, ये मैं कैश बजट में मैंने लिखी हुई है, टोटल बोरोइंग्स, टोटल लोन पेएबल। तो ये वाला फिगर जो है वो मैंने पहले महीने के एंड के ऊपर था 3000 का और दूसरे महीने के एंड के ऊपर था 10,000 का, और तीसरे महीने में चूंकि मैंने इसको पे कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी फिगर जो है वो पेएबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको खाली छोड़ दूंगा। अगर आप कैश बजट में देखें तो हमने अब तीसरे महीने में जाके ये 10,000 की फिगर पे कर दी थी, इसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर दिया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी जो है वो लोन पेएबल, या यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी लोन पेएबल, लोन पेएबल हमारा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एंड ऑफ क्वार्टर में पे हो गया है। ओके, जब हमने इन तीनों फिगर को प्लस किया, सम किया, तो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई और इसी फार्मूला को मैंने सब जगहों पे कॉपी कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई। अब आप जरा गौर करें कि सिर्फ अकाउंट पेएबल ही हैं, बाकी ये इंटरेस्ट भी पे हो गया है और मेरा जो लोन था वो भी पे हो गया है। तो ये दोनों में इस जगह के आप पे, इस जगह पे आप पे आके जो है वो सेम फिगर्स हैं यहाँ पे। ना तो इसके अंदर जो है वो लोन पेएबल है, ना ही इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पेएबल है, इसलिए यहाँ पे 0 फिगर्स है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है जी कॉमन स्टॉक है एट पार। मैंने इक्वल टू का साइन किया, मैं बेसिक डाटा पे चला गया, वहां पे मेरे पास कॉमन स्टॉक की फिगर दी हुई है 1,50,000 की। अब चूंकि मैंने यही फिगर बार बार रिपीट करनी है तो मैं F4 दबा के इसको फिक्स कर दूंगा और मैंने क्या किया है, इसको आगे हर एक कॉलम में कॉपी कर दिया है। तो सेम फिगर हर एक जगह पे मेरी कॉपी हो गई है। अब आ जाता है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स में हम लोगों ने, चूंकि हमारे पास इसकी भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी, नीचे टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका बिगिनिंग बैलेंस है इज इक्वल टू, मैं बेसिक डाटा पे जाता हूं तो ये मेरे पास रिटेन अर्निंग्स का बिगिनिंग बैलेंस है 12,250 का, ये मैंने रेफर कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने नेट मंथ में अप्रैल में कितनी इनकम कमाई है इज इक्वल टू का साइन करके इनकम स्टेटमेंट पे चला जाता हूं तो ये नेट इनकम इस महीने की मुझे नजर आ रही है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और जब मैंने इन दोनों को टोटल किया तो ये मेरे पास टोटल इनकम अवेलेबल आ गई। उसमें से मैं डिविडेंड को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो एंडिंग रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एंडिंग रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट किया है। चूंकि हमारे क्वेश्चन में डिविडेंड की फिगर ही नहीं दी हुई है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यही वाला सेम कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग जो अगले महीने का ओपनिंग होगा बिल्कुल फिक्स एसेट्स की तरह, वो पिछले महीने का जो एंडिंग होगा वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। और इस महीने की जो इनकम थी वो मैं इसी फॉर्मूला को आगे कॉपी करूंगा तो वो सेम जो अगले महीने की इनकम्स थी वो सारी की सारी इधर आ जाएगी। और इस वाली टोटल इनकम को मैं सारे कॉलम्स को जब मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। सारे कॉलम्स को जब मैं
प्लस करूंगा तो ये मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी, और इसी लिहाज से यहाँ पे मेरे पास जो है वो बिगिनिंग बैलेंस ऑफ जो रिटेन्ड अर्निंग्स होगा वो पहले वाली फिगर आ जाएगी। बिगिनिंग बैलेंस में पहले वाली फिगर लिखते हैं और एंडिंग बैलेंस में आखिरी वाली फिगर लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने नेट इनकम इन द मंथ हमने टोटल करनी है। जब मैंने इन दोनों कॉलम्स को ऐड किया तो टोटल इनकम ऑफ द क्वार्टर आ गई, और इसमें से जब हमने डिविडेंड को पे कर दिया, जो माइनस कर दिया, तो हमारे पास चूंकि डिविडेंड है ही नहीं, जीरो है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो वही वाली जो इनकम है, वही वाली रिटेन्ड अर्निंग्स की एंडिंग बैलेंस जो है वो नजर आ जाएगा। अब इस फिगर को मैं अपनी बैलेंस शीट में रेफर कर दूंगा, इज इक्वल टू ये वाली फिगर जो है वो इस महीने की है, और फिर यही सेम फिगर जो है वो मैं अगले वाले कॉलम्स में भी क्या कर सकता हूं, रेफर कर देता हूं। तो मेरे पास जो है वो हर एक मंथ की रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, और फिर इसी लिहाज से क्वार्टरली रिटेन अर्निंग्स आ गई। तो आप देखिए ये दोनों फिगर सेम आ रही हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं। फिर हम लोगों ने इन सब को जब टोटल किया, इन दोनों फिगर्स को, मीन इक्विटी को, कॉमन स्टॉक एट पार और रिटेन्ड अर्निंग्स को, तो ये हमारे पास टोटल इक्विटी की फिगर आ गई एवरी मंथ की, हर महीने में। जैसे अप्रैल में है 1,60,020, मई में है 1,64,560, और जून में है 1,67,360, और इसी तरीके से हमारे पास क्वार्टर में भी जो है 1,67,360 आ गया। और जब हम लोगों ने टोटल लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी को ऐड किया तो हमारे पास जो है वो, मैं इसको कर लेता हूं जी, इज इक्वल टू दिस फिगर प्लस ये वाली फिगर में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। जब मैंने इसको हर एक जगह पे कॉपी किया तो ये मेरे पास जो है वो तमाम महीनों की टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की फिगर आ गई। तो अब आप जरा गौर करें, 1,92,150 टोटल एसेट्स, 1,92,150 टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, 2,07,090, 2,07,060 आ गया 90। ये कहां पे है जी? ओके सॉरी, ये वाला जो इंटरेस्ट पेएबल है, ये इंटरेस्ट पेएबल चूंकि ये 100 ये है और 30 पिछले महीने का भी है, तो ये यहाँ पे आपने टोटल करके लिखना है। ये हमसे गलती होगी है, आप इक्वल टू का साइन करोगे दिस प्लस इसके बाद जो है वो अगले महीने का जो इंटरेस्ट पेएबल था वो मैं इनकम स्टेटमेंट में जाता हूं तो वो ये 100 ये आ गया, तो इस लिहाज से आपके पास 130 आ गया। तो ये देखिए 2,07,090, 2,07,090 की ये फिगर जो है वो टोटल हो गई। 30 ये है और 130 इधर होगा, क्योंकि 30 पिछले महीने के एंड के ऊपर था, 100 इस महीने का ऐड हुआ तो 130 टोटल हो गया। तो हमने यहाँ पे 130 टोटल रखना है। हमने कहा पिछले महीने का जो था प्लस इस महीने का भी आ गया, तो इस महीने का आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा 100 और पिछले महीने का 30 पिछले महीने का है, तो वो जो बैलेंस होगा वो आप लोग यहाँ पे शो कर देंगे 130, और इस महीने में जाके हमारा पे हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। तो 188,510, 188,510, 188,510, 188,510। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट को एक इंटरेक्टिव बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब अगर आप बेसिक डाटा में कोई सी भी फिगर चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी इनकम स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट भी चेंज हो जाएगी, आपका कैश बजट भी चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन हैव एन इंटरेक्टिव वर्कशीट और बजट मॉडल इन एन एक्सेल, और उसको हम यूज करके अपना व्हाट इफ एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो किस तरीके से कैश बजट, इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट बनाते हैं ये सीख गए होंगे, और आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपकी जो है वो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।